कि गवर्नमेंट का अपने पब्लिक के प्रति यानी जो है सरकार का अपनी जनता के प्रति जो कर्तव्य होता है, नैतिक कर्तव्य होता है, वही नीति निर्देशक तत्व होता है। और जिसका उल्लेख किया गया किसमें, 2 भाग 4 में किया गया। किस आर्टिकल में किया गया था जी, इतना तो जो है बिल्कुल आंख बंद करके आपको याद होना चाहिए। भाग 4 में किया गया। और मैंने आप सबसे बताया, पिछले क्लास में भी चर्चा किया कि नीति निर्देशक तत्व को दुनिया में सबसे पहले किस देश के संविधान में लिया गया, स्पेन। उसके बाद जो है इसको किस देश के संविधान में, आयरलैंड। आयरलैंड के संविधान में किस आर्टिकल में इसको लिखा गया, आर्टिकल 45 में मेंशन किया गया था। उसके बाद जो है इसे लाया गया इंडियन रेगुलेटिंग एक्ट 1935 1935 में। किसके रिकमेंडेशन पर लाया गया था, लॉर्ड लिथगो के रिकमेंडेशन पर इस एक्ट को पास किया गया। और इसी के रिकमेंडेशन पर डीपीएसपी को भारतीय संविधान की इंडियन रेगुलेटिंग एक्ट 1935 में मेंशन किया गया था। और इसका नाम दिया गया था, कल की क्लास में मैंने बताया भी था, क्या, इसको इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन कहा गया। ठीक है जी। और उसके बाद तब जो है हम लोगों के संविधान में, किसके संविधान में इसको जगह दी गई, भारत के संविधान में जो है इसे जगह दिया गया। भारत के संविधान में इसको जगह दी गई। इस पर तमाम बातें जो है पिछले क्लास में भी आप लोगों से मैंने चर्चा किया कि जिससे पूछे वही बताए, कितना आपने जो है कल सीख पाए। नीति निर्देशक तत्वों को भावनाओं का कूड़ादान किसने कहा, कितने लोग बता सकते हैं। नीति निर्देशक तत्वों को भावनाओं का कूड़ादान किसने कहा था। रुक जाइए, पीछे वाले लोग बोले, जो लोग उधर बैठे हैं परवा से उस पार, बोलिए। अब वो लोग हमको ऐसे देख रहे हैं जैसे आज जिंदगी में अंतिम बार देख रहे हैं। भावनाओं का कूड़ादान किसने कहा था, टी कृष्णमाचारी ने कहा। डीपीएसपी को भावनाओं का कूड़ादान टी कृष्णमाचारी ने कहा। और मैंने पढ़ाया तो बताया कि टी कृष्णमाचारी जो कि संविधान सभा के जी हरेंद्र कुमार मुखर्जी के बाद जो है ये दूसरे उपाध्यक्ष बनाए गए थे। अगर आपसे पूछे कि भारतीय संविधान में डीपीएसपी को भारतीय संविधान की आत्मा किसने कहा था, किसने कहा, जी ऑस्टिन के द्वारा जो है कहा गया। भारतीय संविधान में दिया गया जो डीपीएसपी, इसको बैंक चेक किसने कहा था, केटी शाह के द्वारा कहा गया। किसके द्वारा कहा गया, केटी शाह के। डीपीएसपी को जो है अगर आपसे पूछा जाए कि जितने भी भारतीय पदाधिकारी हैं उनके नैतिक कर्तव्य या नैतिक नियम जो है किसने कहा था, तो इसे कहा था कौन, बीएन राव के द्वारा कहा गया। बीएन राव वो व्यक्ति जिन्होंने की जो है भारतीय संविधान सभा के सलाहकार थे। और भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप जो लिखा था वो बीएन राव ने ही लिखा था। इसमें जो है संशोधन करने के लिए ही एक समिति बनाई गई थी जिसका नाम दिया गया था ड्राफ्टिंग कमेटी। और उसी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे बीएन जो है, जी हाँ, डॉक्टर अंबेडकर जी। तो इन्होंने इसको पदाधिकारियों के नैतिक नियम या जो है नैतिक कर्तव्य के रूप में जो है उल्लेखित किया। मैंने बताया था कि आर्टिकल 36 में जो है लिखा गया था, क्या, आर्टिकल 36 में इसमें राज्य शब्द को परिभाषित किया गया। जी हाँ, कि राज्य की परिभाषा वही है जो कि आर्टिकल 12 में दी गई है। और आर्टिकल 37 में जो है कहा गया कि जो डीपीएसपी है यानी नीति निर्देशक जो तत्व है ये वाद्य योग्य नहीं है। वाद्य योग्य का मतलब कि इनके आधार पर न्यायालय कोई जो है निर्णय नहीं दे सकता है, डिसीजन नहीं दे सकता है। इनको जबरदस्ती यानी जो है बलपूर्वक या कह लो कि जो है इनको कोई विधि शक्ति प्राप्त नहीं है जिसके तहत न्यायालय इनको लागू करवा सके। ये पूरी तरीके से जो डीपीएसपी है वो गवर्नमेंट के यूं समझ लें कि मर्जी पर निर्भर है, चाहे तो वो लागू करें चाहे न लागू करें। लेकिन इसमें लिखा गया कि राज्य का यह परम कर्तव्य है कि जब वो विधि
यानी कानून बनाए तो डीपीएसपी को जो है उसके प्रावधानों को अपने जो है विधि में क्या करें, सम्मिलित करें। यहाँ तक कल बता दिया था ना, 38 भी बता दिया, चलिए 38 भी बता दिया था, कोई दिक्कत नहीं। आप लोगों को बताना पड़ता है कि पिछला एपिसोड में आप लोगों ने ये देखा और अगला एपिसोड अब यहाँ से शुरू हो रहा है, मान जाइए। अगला 38 भी बता दिया था, नेक्स्ट नोट कर लीजिए, तब नोट करें 39, आर्टिकल 39, आर्टिकल 39 अनुच्छेद 39 लिखें। अनुच्छेद 39 में डीपीएसपी से संबंधित निम्नलिखित प्रावधान किए गए। डीपीएसपी से संबंधित निम्नलिखित प्रावधान किए गए। डीपीएसपी से संबंधित निम्नलिखित प्रावधान किए गए। उसमें सबसे पहला लिखेंगे आर्टिकल 39A या 39 का, जो लिख लें आर्टिकल 39A या 39 का। सुन लें, इसमें आर्टिकल 39A में इस बात का प्रावधान किया गया, राज्य को ये निर्देश दिया गया कि राज्य अपने सभी निवासियों के लिए, जो स्त्री पुरुष सबके लिए आजीविका का प्रबंध करे और उनकी योग्यता के अनुसार उनके लिए जो है आजीविका का उपबंध किया जाए। ये सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट का जो है नैतिक कर्तव्य है और गवर्नमेंट मैक्सिमम जो है ये प्रयास करे ताकि इनकम डिफरेंस को जो मैक्सिमम है उसको मिनिमाइज किया जाए। कभी भी देश के नागरिकों के बीच आय की असमानता को समाप्त किसी भी कीमत पर नहीं किया जा सकता। गवर्नमेंट भी यही चाहती है, क्योंकि अगर इनकम डिफरेंस खत्म कर दिया जाएगा तो वो जो उस देश की अर्थव्यवस्था चल नहीं पाएगी, डंप हो जाएगी। आप सोचो, अगर जो है प्रधानमंत्री जी एक बार इमोशनल हुए तो कहे कि हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो सबके अकाउंट में कितना 15 लाख आएगा। अगर गलती से उन्होंने ऐसा काम कर दिया होता तो न हम यहाँ खड़ा होकर के जो है ये बांचते, न आप लोग यहाँ ये बैठ करके। जब अकाउंट में 15 लाख रहे तो इतना सुबह सुबह आकर के यहाँ दिमाग खराब करना है ना। हम लोगों को छोड़ो, बहुत सारी समस्या हो जाती। सब्जी वाला सब्जी बेचना बंद कर देता, दूध जो ले जा करके रोज आधा दूध आधा पानी शहर में पहुंचा रहा है ना, वो भी बंद कर देता। तो हालात बड़ी विचित्र हो जाते हैं। इसलिए इनकम डिफरेंस होना जो है जरूरी है, लेकिन इसको मैक्सिमम नहीं, कितना किया जाए, मिनिमाइज किया जाए। आज देखते हैं प्रधानमंत्री जी हम लोगों के जितने भी किसान, उनको किसान सम्मान निधि देते हैं। ये योजना कब शुरू की गई थी? 2019 में। कहां से? गोरखपुर से। फरवरी 2019 में शुरू हुई। 500 रुपया प्रति माह हर किसान को। लो करो खेती। आज हालात ये है कि जिसके पास 1 बीघे खेत होगा तो 500 रुपया में उसकी ठीक से जोताई नहीं करा पाएगा। हाँ, लेकिन अगर जो है मोदी जी 1 जीरो और बढ़ा दिए होते तो उनका क्या बिगड़ गया होता। 36,000 करोड़ की मूर्ति हवा बह रहा है तो मुंह की भर उलट जाएगी। तो 1,000 करोड़ किसानों को दे दिया जाता तो क्या। लेकिन चाणक्य की जो है वो फिलॉसफी है कि जिन पर लंबे समय तक शासन करना है तो गरीबों को गरीब ही रहने दीजिए। और शायद हमारी सरकारें आजादी के बाद से तब आज तक उनका भी प्रयास जो है वही रहता है। पूरा जोर रहता है कि खूब विकास हो, लेकिन समझ गए ना, लिखो नालायकों। आर्टिकल 39A 39A
राज्य प्रत्येक स्त्री पुरुष के लिए समान रूप से, राज्य प्रत्येक स्त्री पुरुष को, राज्य प्रत्येक स्त्री पुरुष के लिए समान रूप से जीविका का साधन उपलब्ध कराए। जीविका का साधन उपलब्ध कराए, उपलब्ध कराने का प्रयत्न करें, ऐसे लिख लें। जीविका का साधन उपलब्ध कराने का प्रयत्न करें। नोट कर लिया गया। और आगे अभी बताऊंगा कि जिनको जीविका का साधन, आजीविका का साधन उपलब्ध नहीं हो पाया, तो ऐसे बेरोजगारों के लिए, ऐसे बेकारों के लिए, बीमारों के लिए गवर्नमेंट तमाम तरह की योजनाएं भी चलाती है। बहरहाल इसमें यही व्यवस्था दी गई कि समान रूप से सबके लिए आजीविका का प्रबंध गवर्नमेंट करे, ऐसा लिखा गया। बाद के दिनों में इनकम डिफरेंस या सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए 42वां संविधान संशोधन हुआ, तो उसमें एक और प्रावधान जोड़ा गया और उस प्रावधान में यह व्यवस्था की गई 39 क या 39A, ये दो जगह मिलेगा आपको। और जो दूसरा वाला 39 क लिखा होगा, 39 क लिखा होगा, तो उसके ऊपर ऐसे जो है एक स्टार बना दिया होगा। एक ऐसे है और एक वैसे है, समझिए। तो ये वाला है जिसको कि उपखंड में जो है ऑलरेडी अपने संविधान में दिया गया है, और जो है 39A स्टार जो है इसको 42वें संविधान संशोधन के तहत जो है क्या किया गया है, जोड़ा गया है। नेक्स्ट पॉइंट से लिख लेंगे अपने कमलवत शब्दों में 39 का ऊपर ऐसे चिन्ह बना देंगे, लिखें 42वें संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन। मैं भूल गया कब, 1976, 1976। बयालीसवां संविधान संशोधन 1976। किसके शासनकाल में ये संविधान संशोधन हुआ? इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में हुआ था। और उस समय भारत के राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद साहब थे, और इसमें इतना संशोधन हुआ कि इसको भारत का मिनी संविधान कहा जाता है। क्या लिखा? 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत 39 के तहत समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता, समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता, निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किया गया। निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किया गया। लिख लिया गया। निःशुल्क विधिक सहायता यानी आजीविका के साधन सबको मिले, उसके साथ साथ सबको समान रूप से न्याय मिले। इसके लिए जो गरीब लोग हैं, असहाय लोग हैं, जिनको कोर्ट कचहरी के नियम नहीं पता है, उनको राज्य जो है निःशुल्क विधि सहायता, निःशुल्क विधि सहायता मतलब फ्री में वकील, उनकी व्यवस्था कौन करे? गवर्नमेंट करे। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता है। और वैसे भी भारत के संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा गया है। किसने कहा था?
वकीलों का स्वर्ग है हम लोगों का देश का संविधान। और एक बार इस पचड़े में जो उलझ गए कोर्ट और कचहरी के मामले में, तो एक दो पीढ़ियां आराम से गुजर जाती हैं उसी में। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम लोगों को ये अधिकार संविधान में मिला हुआ है गरीब लोगों को कि निःशुल्क जो है इनके लिए विधि सहायता का प्रबंध किया जाए। इसको 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। परेशानी में कोई कमी नहीं। जब आपसे जो है ये प्रश्न पूछता है तो या तो जो है आपसे पूछेगा कि समान न्याय या निःशुल्क जो है विधि सहायता का उपबंध किसमें किया गया है, 42 में, या नहीं तो जो है पूछेगा फिर कि राज्य सभी स्त्री पुरुषों के लिए समान जीविका के साधन को उपलब्ध कराएं, इसका उल्लेख जो है किसमें हुआ है, 39 क में हुआ है। ऐसे अगर 39 क, 39 ख, 39 ग देगा तब तो 39 क सही है। नहीं तो ऑप्शन में लिखेगा कि जो है जीविका का जो है साधन का उपबंध किया गया 39, 40, 41, 42, तब जो है आप किसको सही करेंगे, 39 को। भले ही लास्ट में जो है नन आप दीज ही क्यों न दिया रहे, लेकिन जो है तब 39 को ही आप सही करेंगे। क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि वो ऐसे पूछ लिया प्रश्न कि सभी स्त्री पुरुषों के लिए आजीविका के साधन का प्रबंध का उल्लेख निम्न में से किसमें किया गया है। अब ऑप्शन में दिया 39, 40, 41 और नीचे दे दिया इनमें से कोई नहीं। आप रटे पड़े थे कि 39 का था और तब जो है खुश हो गए, जय बजरंगबली। अब वैसे भी नन ऑफ दीज वाला ऑप्शन हम लोगों का बड़ा फेवरेट होता है। देखिए, और कुछ लोग तो उनका सब ऑप्शन फेवरेट है, आंख बंद करके जय हो बजरंगबली। तो हाँ, समझ गए ना। अगला लिखो 39 ख, 39B, 39B। लिखें, राज्य देश के भौतिक संसाधनों, राज्य का मतलब हमेशा दिमाग में लेकर के चलेंगे गवर्नमेंट। राज्य देश के भौतिक संसाधनों के स्वामित्व व नियंत्रण का ऐसा प्रबंध करे जिससे अधिकतम सार्वजनिक लाभ सुनिश्चित हो सके। अधिकतम सार्वजनिक लाभ या सार्वजनिक कल्याण एक ही बात है, सुनिश्चित हो सके। लिख दिया गया। अब इससे क्या मतलब है, इससे मतलब यह है भौतिक संसाधन यानी जितने भी यूं समझ लें कि नेचुरल रिसोर्सेज है, प्राकृतिक संसाधन है। आप लोग यहाँ बैठे हैं, आप सबको पता है कि हम लोगों की कोई भी एक ऐसी आवश्यकता नहीं है जो कि बिना प्राकृतिक संसाधन, बिना नेचुरल रिसोर्स के कंप्लीट हो सके। अपनी हर एक आवश्यकता पर हम लोग किस पर डिपेंड है, नेचुरल रिसोर्सेज पर। जल ही जीवन है और जल भी क्या है, नेचुरल रिसोर्स है। अब ये डिपेंड करता है कि उसका हम लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं। जल का इस्तेमाल करके जीवन बचाया भी जा सकता है और जल की वजह से जीवन गवाया भी जा सकता है ना। जल का ही इस्तेमाल करके ये बिजली बनती है और इस बिजली अगर न रहे तो दिक्कत है। इसके रहने से लाइफ कितना इजी है, और जिस दिन डायरेक्ट मुलाकात हो जाए है ना, उस दिन पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं रहेगा। यानी
ये राज्य का जो है नैतिक कर्तव्य है कि ये भौतिक संसाधनों का इस तरीके से जो है वितरण करे, इस तरीके से जो है नियंत्रण करे, ताकि अधिक से अधिक जो है सार्वजनिक लाभ हो सके, सार्वजनिक कल्याण हो सके। तमाम चीजें आप लोग देखते हैं, गर्मी के दिनों में लाइट की जरूरत ज्यादा रहती है, तो उस समय लाइट नहीं रहती है ना, और इस समय लाइट न रहे तो भी काम चले, लाइट हमेशा बनी रहेगी। यानी जब जरूरत है तब उपलब्ध नहीं है, जब उपलब्ध है उस समय जरूरत नहीं है। सार्वजनिक लाभ पर कोई भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है ना, बिल्कुल नहीं। उससे भी अजीब बात है हम लोगों के देश में कि प्राकृतिक संसाधनों से जो राज्य पूरी तरीके से संपन्न है, उन राज्यों को हमारी सरकार ने बीमारू कैटेगरी दे रखी है। उन बीमारों में आपका जो है बंगाल आता है, झारखंड आता है, बिहार आता है, उड़ीसा आता है। ये वो राज्य हैं जो कि प्राकृतिक संसाधनों से जो है नेचुरल रिसोर्सेज से क्या है, संपन्न है, लेकिन उनका वितरण इस तरीके से न हो सका कि जो है वहां के रहने वाले लोगों का जो है इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हो सके। दुर्भाग्य है इस देश का कि ऐसे राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया गया। राज्य विशेष का दर्जा दिया गया महाराष्ट्र को, गुजरात को, गोवा को, यानी आपका कर्नाटका, तमिलनाडु, वो राज्य जो कि आर्थिक रूप से पहले से ही जो है संपन्न थे, उनको जो है विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। और जिन राज्यों की आर्थिक स्थिति जो है डवाडोल थी, उनको बेहतरीन प्यारा सा कैटेगरी दे दिया गया, बीमारू राज्य। यानी ये देश, वो बहुत पुरानी कहावत है, जो कमाता है वो खाता नहीं है, और जो खाता है कमाता नहीं है। तो ये 100% सही। और ये भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में आप देख लीजिए, नेचुरल रिसोर्सेज के मामले में सबसे संपन्न अगर जो है कोई कॉन्टिनेंट है, कोई महाद्वीप है, तो कौन सा? अफ्रीका महाद्वीप है। लेकिन सबसे अधिक गरीबी, भूखमरी अगर है भी कहीं पर, तो कहां? अफ्रीका में। क्योंकि वहां का जो नेचुरल रिसोर्सेज था, उसका यूटिलाइजेशन इस तरीके से किया गया कि जो वहां के अस्थायी निवासी थे उससे वंचित रह गए, और जो दूर दूर से उनका वहां से नाता नहीं था। अब बताइए, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जो हीरा मिला है, अभी एक दिन पढ़ाया भी था आप लोगों को, कहां पर? बोत्सवाना में। बोत्सवाना के कैरो खदान में मिला है। कुनीन जो था प्रीमियर खदान से मिला हुआ हीरा, करीब 3600 कैरेट का, उसके बाद ये दूसरा सबसे बड़ा है, और 2400 समथिंग है। और मजे की बात यह है कि मिला कहां से है? बोत्सवाना से। और उस पर अधिकार किसका है? कनाडा का। क्योंकि जो है उस खदान का स्वामित्व जो है जिस कंपनी को मिला हुआ था, वो कंपनी कहाँ की थी? कनाडा की। तो वहां से उस डायमंड को जो है कहाँ ले जाया गया? कनाडा। जबकि कनाडा ऑलरेडी जो है डेवलप कंट्री है। आप लोग अखबारों में पढ़े कि अगर उस हीरे का मार्केट में अगर जो है उसे सेल कर दिया जाता, तो वहां के लोगों की इकोनॉमिकल कंडीशन, पर कैपिटा इनकम डबल हो जाती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो कोई भारत में ही ऐसा नहीं, हमेशा है। और दुनिया का ये दस्तूर है, जो बना है उसको दुनिया और बनाती है। आगे समझ गए ना? देखिए, मोदी जी आते हैं हम लोगों के, तो बनारस में कहते हैं, भाइयों बहनों, गंगा मैया बुलाई हैं, इस बार काल भैरव बाबा बुलाए हैं, इस बार तो भोलेनाथ बुलाए हैं। काहे लिए? हमको जिता दीजिए। और जब कोई जो है ऐसा प्लांट लगाया जाए जिससे कि रोजगार उपलब्ध हो सके, अगर ऐसी कोई बात जहां पर जो है फायदे की बात आती है, तो जो है हम लोगों के प्रधानमंत्री जी को सिर्फ और सिर्फ जो है गुजरात नजर आता है। डायमंड, वो कौन सी सिटी बनी है? सूरत में। इवन दैट गिफ्ट सिटी बनाई गई है सूरत में। जितने जो है इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी हैं, उनकी जो है ब्रांच ओपन होगी गुजरात में। यूरिया बनाने का कारखाना गुजरात में। सब कुछ लगेगा कहाँ? गुजरात में। ताकि गुजरात पहले से ही संपन्न है, थोड़ा और संपन्न हो जाए। और हम लोग तो रिफाइन पे खुश रहते हैं। आओ, रिफाइन मत लिखो, रिफाइन लिखो। क्या लिख लिए नालायकों? 39B में लिखा गया था कि भौतिक संसाधनों पर जो है इस तरीके से नियंत्रण और स्वामित्व स्थापित किया जाए, ताकि अधिक से अधिक जो है सार्वजनिक लाभ हो सके, सार्वजनिक कल्याण हो सके।
परेशानी में कोई कमी न। अगला लिखिए 39B, सॉरी हाँ सी, 39CC नहीं, CC नहीं, सिर्फ सी लिखना। अरे हम CC कहें, वो देखो वो पीछे मुस्कुरा रहा है। नालायक, जो तुम सोच रहे हो वो बात नहीं है। 39C जी। अब 39C इसमें भी जो है कुछ इसी तरीके की जो है बात लिखी गई। लिखेंगे, इस अनुच्छेद के तहत संपत्ति और उत्पादन के साधनों का इस अनुच्छेद के तहत संपत्ति और उत्पादन के साधनों का केंद्रीकरण निषेध का प्रावधान है। निषेध का प्रावधान है ताकि सार्वजनिक हानि न हो सके। ताकि सार्वजनिक हानि नहीं हो सके, न हो सके। अभी इसमें क्या करने का मतलब है? उत्पत्ति के साधनों का मतलब कोई भी, अगर सपोज कर लीजिए कि झरिया कहाँ पड़ता है? झारखंड में। ये जो किस लिए प्रसिद्ध है? कोयले के लिए। अब कोयले की खदान है, कोयले की खदान। अब झरिया में जो है झारखंड में रहने वाला जो आदिवासी ग्रुप है, उनके पास तो इतनी पावर है नहीं कि वो खादान से जो है खादान खोद करके वहां से कोयला निकाल ले। तो इस खादान की ऑक्शनिंग की जाएगी। ऑक्शनिंग यानी जो है बोली लगाई जाएगी, किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा। और इसको जो है ऑक्शनिंग यानी जो है इसको खरीदेगा कौन? चलो हम मान लिए कि जो है इस समय बेहद गरीब व्यक्ति हैं इस देश में। कौन? जी हाँ, अभी तो हाँ मामला फंसा पड़ा है अमेरिका में इनका। तो इन्होंने इस खादान को जो है परचेज कर लिया, खरीद लिया। गवर्नमेंट को सपोज करो कि जो है एक मुफ्त, इन्होंने सपोज करो कि 10 साल के लिए ये खादान जो थी 10 वर्ष के लिए इन्होंने उसको 1000 करोड़ रुपए जो है गवर्नमेंट को प्रदान कर दिए। और उसके बाद इन्होंने अपना इक्विपमेंट हर चीज लगा करके यहाँ से जो है कोयले का प्रोडक्शन जो है शुरू किया। कोयले का प्रोडक्शन शुरू किया तो जाहिर सी बात थी, यहाँ पर जो मजदूर रखे जाएंगे वो तो अडानी जी अपने घर से लाएंगे नहीं। कहाँ के रहेंगे? झारखंड के। लेकिन इस तरीके का जब भी जो है उपबंध हुआ तो उसमें ये देखा गया कि जो ये प्राइवेट कंपनियां थी, यहाँ के स्थानीय लोगों का मानसिक और शारीरिक शोषण करना शुरू कर दी। यही वजह था कि आजादी के बाद जो है ऐसे तमाम जितने भी उपादान थे इनका जो है नेशनलाइजेशन किया गया, यानी इनको गवर्नमेंट किया गया। कोलफील्ड भी जो है गवर्नमेंट संस्था थी, अब सरकार उसको फिर प्राइवेट जो है संस्था में कन्वर्ट कर रही है। रेलवे की भी वही स्थिति है। गवर्नमेंट को ये पता है कि प्राइवेटाइजेशन होगा तो यहाँ रहने वाले जो लोग हैं उनका शारीरिक और जो है मानसिक शोषण होगा, आर्थिक शोषण होगा। लेकिन गवर्नमेंट उनको यहाँ के पब्लिक की चिंता नहीं है, उनको चिंता जो है किसकी है? यानी प्राइवेट सेक्टर की जो है चिंता है। हमेशा राजनीति में जो है दोहरा कार्य होता है, दिखाने का काम अलग होता है और हकीकत का जो काम होता है अलग होता है। राजनीति के चरित्र पर किसी ने लिखा कि जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है वो कभी दिखता नहीं है। दिखाने के लिए हमारे राष्ट्राध्यक्ष जो है पैर मजदूरों के धोते हैं, लेकिन हजारों करोड़ जो है अगर जो ऋण माफ कर दिया जाता है तो किसके? तो ये भारत में नहीं हर देश में है।
होना क्या चाहिए? अगर जो है भाई देश में सबसे अधिक जो है गरीब लोग है ना, अगर जो है 80% तो स्थिति वही है जो कि मिडिल क्लास फैमिली है, तो हमारी सरकार को योजनाएं इनके लिए बनाना चाहिए, इनके लिए सोचना चाहिए, क्योंकि इनका कल्याण होगा तो इनका कल्याण ऑलरेडी होगा। लेकिन गवर्नमेंट सिर्फ उसी का उल्टा करती है, वो किसके लिए जो है प्लान तैयार करती है। यहाँ अडानी से मतलब प्राइवेट कंपनियों से, जो है रिलायंस है या दूसरी जैसी कंपनियां, सबके साथ जो है वही कहानी होती है। तो बेहतर तो यही होता कि जो है गवर्नमेंट सेक्टर, भारत में आज भी जो सबसे बेहतरीन हॉस्पिटल जिसको एम्स कहा जाता है वो गवर्नमेंट सेक्टर है। आज भी बेहतरीन जो कॉलेज हैं जिनको IIT IIM कहते हैं, हम लोग IIM कहते हैं, वो भी जो है गवर्नमेंट सेक्टर के हैं। जितने भी जो है अच्छे संस्थान गवर्नमेंट के हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनका जो है प्राइवेटाइजेशन किया जाना, ये जो है समझ से परे है और DPSP का जो है ये उल्लंघन है। अब काम की चीज, जैसे आप लोगों से जो है पूछा कि DPSP यानी नीति निदेशक तत्व जो है प्राइवेटाइजेशन निम्न में से किसका उल्लंघन है? आपका ऑप्शन दिया फंडामेंटल राइट का, DPSP का, या फिर जो है मौलिक कर्तव्य का। तो ध्यान रखें किसका उल्लंघन है ये। नेक्स्ट पॉइंट लिख लेंगे, कौन सा है जी? 39 घ 39 घ। नेक्स्ट हेडिंग लिख लेंगे आर्टिकल 39 जी लिख लेंगे, आर्टिकल 39 डी, और जो है अगर हिंदी में लिख रहे होंगे तो क्या लिखें? इस अनुच्छेद के तहत समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान किया गया। ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान किया गया। समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान किया गया। समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान हुआ या किया गया। और उसके तहत समान कार्य यानी एक तरीके का कार्य है तो सबके लिए एक तरह का जो है वेतन, भत्ता या पेंशन, इन सब चीजों का प्रबंध होना चाहिए, गवर्नमेंट को करना चाहिए। ऐसा हमारा DPSP में लिखा, लेकिन हकीकत में ऐसा होता नहीं है। आप खुद सोचिए, आप मिलिट्री में भर्ती हो जाते हैं, आप रिटायरमेंट होने के बाद अब वहां भी काम जो है खत्म कर दिया गया, लेकिन अगर जो है आप 10 साल के बाद तक आपकी सर्विस रहती है तो आपको पेंशन दिया जाता है। लेकिन आप पैरा मिलिट्री में भर्ती होते हैं तो रिटायर होने के बाद जो है आपके लिए पेंशन का कोई प्रावधान नहीं, जबकि आर्मी और पैरा मिलिट्री के कार्य में बहुत ज्यादा का जो है अंतर, यानी दोनों का समान कार्य है, दोनों को बॉर्डर की सुरक्षा करना है, लेकिन दोनों के जो है पेंशन, सैलरी, इन सब चीजों में जमीन आसमान का फर्क है। आप देख रहे हैं इस बात को। तो जो चीजें वहां लिखी गई है वो हकीकत में नहीं है, और जो हकीकत में है वो कहीं जो है संविधान में लिखा नहीं गया है। तमाम ऐसे जो है उदाहरण देखेंगे। हमारी तीनों सेनाओं के कमांडर कौन? राष्ट्रपति को महीने में कितनी सैलरी मिलती है? 5,000। अच्छी बात यह है कि राष्ट्रपति कभी जो है जी उन्होंने कभी इनकम टैक्स को जो है इनकम टैक्स के दायरे से उनको बाहर रखा गया है, उनको टैक्स नहीं पे करना है। लेकिन आप मेहनत से पढ़ करके आर्मी में पहुंच जाएंगे तो हर महीने आपको ITR भरना पड़ेगा। आपको 50,000 मिलेगा तो आपको ITR भरना है। उनको 5 लाख मिल रहा है, उनको ITR नहीं भरना है। तो बस ये सब चीजें याद करने के लिए है। अगला पॉइंट नेक्स्ट नोट कर लेंगे। 39E, E क्यों नहीं? 39E
लिखें। बयालीसवां संविधान संशोधन, फिर वही बात, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत ई लिख रहे हैं कि एफ लिख रहे हैं? एलिफेंट वाला। नहीं, उसको काट दीजिए। हाँ, 42वां संविधान संशोधन पर कट लगा दीजिए। कभी कभी संघत का असर हमको भी हो जाता है, उसको कट कर दें। हाँ, अब लिखें 39 ई में लिखें, इस अनुच्छेद के तहत यह प्रावधान किया गया कि इस अनुच्छेद के तहत यह प्रावधान किया गया कि श्रमिकों के स्वास्थ्य, शक्ति, श्रमिकों के स्वास्थ्य, शक्ति, आर्थिक व्यवस्था, विवशता, समझ रहे हैं ना? आर्थिक व्यवस्था व बालकों के या बाल श्रमिकों की बातें कही है, बालकों के सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न किया जाए। सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न किया जाए। सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न किया जाए। अब इसके तहत जो है इस बात का प्रावधान हुआ कि जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर के एम्प्लॉय हैं उनके लिए गवर्नमेंट इस बात का प्रावधान करे कि उनकी आर्थिक व्यवस्था का कहीं से दुरुपयोग न हो, उनके स्वास्थ्य पर उनके कार्यों का दुष्प्रभाव न हो, अगर हो तो उसके लिए समुचित प्रबंध किया जाए। और उसका समुचित प्रबंध किया भी जा रहा है। 2024 में जिस तरीके से ट्रेन दुर्घटनाएं हुई उनको देख करके ऐसा लगा कि 2024 को हम लोग ट्रेन एक्सीडेंट दिवस के रूप में मना रहे हैं। 2024 ट्रेन एक्सीडेंट ईयर मनाया जा रहा है। उसकी समस्या जो थी, आप लोग भी अखबारों में पढ़े होंगे, वो किसी ट्रेन के ड्राइवर उसने दूसरी खड़ी ट्रेन में जो है ले जा करके भिड़ा दिया। उससे पूछा गया कि तो है दिखाई ना देता रहा, तो वो बता रहा है कि 8 घंटे की ड्यूटी है, 18 घंटे से ट्रेन चलवा रहे हो, तो हम भी तो इंसान हैं। जबकि ऐसा नहीं कि इस देश के अंदर जो है ह्यूमन पावर नहीं है, ह्यूमन रिसोर्स नहीं है। तमाम जो है लोग बेरोजगार पड़े हैं। गवर्नमेंट जो है 500 वैकेंसी निकालती है, 5 लाख भरे जाते हैं फॉर्म। तमाम जो है पद खाली पड़े हैं, लेकिन वो नहीं। गवर्नमेंट एक व्यक्ति से 18 घंटे काम जो है करवा सकती है, लेकिन और ह्यूमन रिसोर्स को जो है उस पर रिक्रूट करने में न जाने उनको क्या प्रॉब्लम है। और जो हो भी रहे हैं, अब आप भी देख रहे हो, अब एक नया बीमारी जो है चली है, क्या? एडहॉक
आर्थिक और मानसिक शोषण, आर्थिक व्यवस्था का ही जो है दूसरा रूप है। हर डिपार्टमेंट में जो है एक नया डिपार्टमेंट हो रहा है कि ये परमानेंट वाले हैं और ये कौन से हैं, एडहॉक वाले हैं। तो इसमें लिखा गया कि ऐसा कुछ ना हो, लेकिन जैसा जैसा लिखा गया वो उसी के ठीक जो है अंतिम लिख देंगे। आर्टिकल 39 च, आर्टिकल 39 च लिखिए। आर्टिकल 39 के कुल 5 उपखंड का यह अंतिम, कुल कितने उपखंड हैं इसके, सॉरी 6 उपखंड का ये अंतिम, 6 उपखंड का यह अंतिम भाग 42वां संविधान संशोधन अब लिख लेंगे 1976 के तहत जोड़ा गया। क्या क्या लिखे हो आप लोग? 39 च है ना, अनुच्छेद 39 का अंतिम उपखंड या छठा उपखंड 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया। नाइनटीन 1976 के तहत जोड़ा गया। इसमें जितने भी जो है आपको उपखंड बताए जा रहे हैं, आप किताबों में अगर उठा करके देखेंगे तो 39 में जो है क्या दे रखा है, तो वो लिखेगा कि 39 में दिया है समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान। एक लाइन में बस इसी को लिखा होगा, लेकिन उसको डिटेल जब जाकर के जो है देखेंगे तो उसके अलग अलग जो है पार्ट बनाए गए हैं और जो है अलग उपखंड बनाए गए हैं और सबका जो है उद्देश्य जो है क्या, इन सबका जो है उद्देश्य है आर्थिक समानता। क्या उद्देश्य है? आर्थिक। आपने आर्टिकल 38 में भी देखा, इसका उद्देश्य था आर्थिक समानता, यानी इनकम इंडिफरेंस को जो है क्या किया जाए, समाप्त किया जाए। और जो है 39 में भी वही बात जो है लिखी गई। तो आपका जो ये 42वां संविधान संशोधन करके ये जो उपखंड जोड़ा गया, इसका भी उद्देश्य था जो है आर्थिक असमानता को क्या करना, कम करना, मिनिमाइज करना। आपने लिखा क्या? 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया। और आर्टिकल 38 और 39 में, आर्टिकल 38 और 39 में आर्थिक समानता स्थापित करने का उपबंध किया गया। आर्थिक समानता स्थापित करने का उपबंध किया गया। नेक्स्ट पॉइंट से लिखना, इसके तहत यानी 39 च के तहत बच्चों, युवकों, के शोषण, युवकों के शोषण का भौतिक नैतिक परित्याग से रक्षा, भौतिक नैतिक परित्याग से रक्षा का उपबंध किया गया। भौतिक नैतिक परित्याग से रक्षा का उपबंध किया गया।
और इसका जो है दो आर्टिकल, एक आर्टिकल 38 और दूसरा 39, दोनों के दोनों जो है आर्थिक समानता से संबंधित है। इसके अंदर कितने उपखंड बनाए गए थे? 2। इसमें कितने बनाए गए? 6। एक जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन, मूल में जो है 5 ही थी। तो आज बस इतना ही, शेष बातें अगले दिन। धन्यवाद।